Welcome back students, I'm your business studies teacher Munira Farooq. Today we are going to discuss the organizing process. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना फिर जिसका नेम था ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा कि जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ से लेकर फिर वेयर द प्लानिंग एंड्स ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट, यानी कि एक बार हमने प्लान कर लिया जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमें रखनी है, किस तरह का हमें बिज़नेस सेटअप करना है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। यानी कि अब हम टाइम आ जाता है कि हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें एज़ पर आवर प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस होती है इसको आज हम देखेंगे। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग किसे कहेंगे हम, सपोज हमें कोई प्रोग्राम या कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी, जैसे हमारे स्कूल में भी होते हैं एनुअल फंक्शंस होते हैं या सेमिनार्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस इस तरह से समझिए कि अगर लोगों को पता नहीं होगा कि उनको उनकी क्या जॉब परफॉर्म करनी है, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये नहीं पता होगा कि उसे क्या जॉब परफॉर्म करनी है, तो तब तक वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं फॉलो कर सकता, या उसको वो सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जिस काम के लिए हायर किया है वो प्रॉपर नहीं उसको कंप्लीट कर सकता। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होती है इसमें पहला हमारा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज़ आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। सपोज हमने प्रोडक्शन का अगर हम देखें तो प्रोडक्शन में हमने टीम अगर डिवाइड की है तो हम देखेंगे कि कितना लेबर कौन सा टास्क परफॉर्म करेगी, कौन सा पर्सन कौन रॉ मटेरियल परचेस करने जाएगा, कौन असेंबलिंग करेगा, कौन फाइनलाइज करेगा, कौन प्रोडक्शन को एक तरीके से गाइड करेगा कि कितने यूनिट्स स्टार्टिंग में बनाए जाएँ। तो सबका जो डिवीज़न है, सबका जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड देयर इज़ नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। यानी कि जब टास्क और ड्यूटीज़ एलोकेट होती हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल का ले लें, अगर हम टीचर्स हैं, एक टीचर को इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है, एक टीचर को इंग्लिश पढ़ानी है, एक टीचर को, तो हम इस तरह से उनका वर्क डिवाइड करते हैं कि 6 to 8 टीचर ये इंग्लिश पढ़ाएंगे 6 to 8 में, दूसरे टीचर जो है वो 9 to 12 इंग्लिश पढ़ाएंगे या इको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर हम उनका डिवीजन ऑफ सपोज हम अगर ऑर्गेनाइज ही ना करें तो कोई भी एक टीचर अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है क्लास में जाकर, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कोई दूसरा टीचर आता है वो भी अपनी मनपसंद का, और सपोज दोनों ने ही इंग्लिश पढ़ा दी, तो इसी को बस हम कहेंगे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यानी कि एक काम दो बार हो गया, अलग अलग लोगों ने एक ही काम को 2 बार कर दिया। ठीक है, तो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ डुप्लीकेशन एंड टू अवॉइड बर्डन, किसी एक टीचर पे अगर कह दिया जाए कि आपको 6 to 12 इंग्लिश पढ़ानी है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। सपोज़ किसी ने कह दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी देखना है और आपको सेल्स डिपार्टमेंट भी देखना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन का काम हो जाएगा। उस बर्डन को कम करने के लिए हमें टास्क और जॉब जो हैं एज़ पर द एलिजिबिलिटी क्या करनी पड़ती है, असाइन करनी पड़ती है। वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज, द मैनेजर डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ जॉब। सपोज मैंने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन मैनेजर हायर किया, अब ये उस प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब होगा कि वो अपने जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है एक वाइड रेंज में है वो उसको कैसे अपने एम्प्लॉयज़ से कराता है और उनको कौन कौन सी पोस्ट या पोजीशन देता है जो उसके अंडर में वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल इन अ बैंक एवरी इंडिविजुअल, आपने बैंक में देखा होगा कि हर इंडिविजुअल की एक अलग जॉब होती है। कैशियर वहाँ अलग होता है, मैनेजर अलग होता है, चेक जो रिसीव करते हैं वो अलग होते हैं, पेमेंट अलग होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब। द बैंक्स वर्क वेरी स्मूथली। जब तक हम डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन भी होते हैं, उसमें भी अगर हम ड्यूटीज़ असाइन नहीं करते हैं, वॉलंटियर्स अलग होते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका अलग काम होता है, जो टीचर्स उनको देख रहे होते हैं उनका अलग काम होता है, तो अगर हर किसी को हम उनका वर्क असाइन नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा और प्रॉपर हमारा जो हमें टारगेट है, हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स,
related and similar jobs are grouped together and put under one डिपार्टमेंट। इसको ऐसे समझो कि जैसे कॉलेजेस में होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि बीएड का डिपार्टमेंट अलग हो गया, बीए का डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, एमए का डिपार्टमेंट अलग। तो उस डिपार्टमेंट में एक ही सब्जेक्ट के क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। कोई फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा होता है, कोई सेकेंड ईयर पढ़ा रहा होता है, बीएड में कोई फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा होता है, कोई सेकेंड ईयर पढ़ा रहा होता है। या आपके स्कूल में ही देखिए कि एक ही तरह इंग्लिश के 2 या 3 टीचर हैं, तो यानी कि इंग्लिश डिपार्टमेंट आपका अलग हो गया। साइंस के टीचर हैं तो वो अपने अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, टीच करते हैं बच्चों को। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि जो सिमिलर जॉब्स होती हैं, जैसे आप प्रोडक्शन से अगर रिलेटेड है तो जितना भी काम प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो एक डिपार्टमेंट में आ जाएगा। जितना सेल्स से रिलेटेड जितना भी सारा वर्क होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या होता है फंक्शन, इट इज़ अ डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज, मोस्ट ऑफ द कॉमन 2 वेज। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड डिविजनल। अब हम देखेंगे फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। अंडर दिस मैथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन एज ग्रुप टुगेदर as a one department. All the jobs related to production and grouped together under department. Jobs related to sales are grouped under sales department. तो जो सेल्स का जितना काम होगा, जैसे कि कितने यूनिट हमें सेल आउट करने हैं, या उनकी पैकेजिंग कैसे होनी है, उनका एडवर्टीजमेंट कैसे होना है, तो वो सारा काम किसका होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का होगा। कोई बंदा अगर आएगा और उसको बोलना है कि हमें सेल्स यहाँ की देखनी है, तो वो सब सीधा कहाँ जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट में, सो दैट ही मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, राइट। नेक्स्ट है, ये तो था फंक्शनल डिपार्टमेंट, यानी कि फंक्शन की बेसिस पर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स हो रही है तो सेल्स डिपार्टमेंट अलग। अब हम देखेंगे डिवीजन डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है डिवीजन डिपार्टमेंटेशन में, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देन दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंट। इसमें देखिए अगर पहले में क्या था कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो उसने अपने प्रोडक्शन का सारा डिपार्टमेंट एक तरफ कर दिया और सेल्स का डिपार्टमेंट एक तरफ कर दिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, मेडिसिन, यानी कि दवाइयाँ भी बना रही है, वो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, और टेक्सटाइल यानी कि जो उसका क्लॉथ वर्क होता है वो भी बना रही है, देन जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल एंड मार्केटिंग कॉस्मेटिक्स आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जब कॉस्मेटिक की प्रोडक्शन, कॉस्मेटिक की सेल, कॉस्मेटिक की जितने भी सारे मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजिंग होगी, वो क्या होगा, वो सब एक डिपार्टमेंट में आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग जो हो रही है सिर्फ कॉस्मेटिक की हो रही है, उसका दूसरे डिपार्टमेंट में क्या आ जाएगा, यानी कि टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट पूरा अलग हो जाएगा और मेडिसिन का पूरा अलग। तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो यानी कि 2 बेसिस पे होता है। पहला होता है फंक्शनल, फंक्शन की बेसिस पर, और दूसरा डिविजनल, यानी कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो वो अपना हर प्रोडक्ट का हर डिपार्टमेंट अलग रखेगी, प्रोडक्ट, सेल और मार्केटिंग का। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइन अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स क्वालिफिकेशन। सपोज किसी को कंप्यूटर वर्क बहुत अच्छा आता है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन में वो सारा का सारा क्या डेटा तैयार करेगा, कितना हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, कहाँ से किया, कितने यूनिट्स बनेंगे, कितना इसमें बच सकता है या कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, किसी को डेटा एनालिसिस करना आता है तो वो यानी कि एनालिस्ट हायर किया जाएगा। तो सबकी क्वालिफिकेशन के स्किल के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, जॉब उनको दे दी जाती है। सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, आप स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में भी ये सब देखते हैं हम कि जिसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, जिसको जो स्किल्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब दी जाती है। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। एम्प्लॉयज असाइन ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ उनको क्या मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको पता होता है कि आपने क्या काम वहाँ पर करना है, कितना कैसे काम करना है और उसका आपको क्या सैलरी मिलेगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन में। दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली क्लेरिफाई दैट डिफाइंस द कंटेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब। एम्प्लॉयर जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है उस वर्कर से कि वो यहाँ ऐसे काम करे, इस तरह काम करे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से करे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पर आपको असाइन की जाती हैं। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉयज़ हैव टू perform the job, and to perform job every individual need to some authority. So in the 4th step of organizing process, all the individual are assigned some authority matching to the job they have to
परफॉर्म। जब आपको कोई जॉब दी जाती है तो यानी कि आपको कोई ना कोई अथॉरिटी मिल रही है। सपोज़ कोई टीचर है कि उनको आप जॉब दी गई है कि हमें ये क्लास को पढ़ाना है, तो अब वो क्या करेगा, वो टीचर, उसको अथॉरिटी भी है कि वो उस क्लास में जाए, उस क्लास के स्टूडेंट्स को गाइड कर सके, उनकी कॉपीज़ चेक कर सके, या जितनी भी वर्किंग है वो रिपोर्ट कर सके अपने जो सीनियर टीचर्स होते हैं या जिनके एसीज होते हैं, या फिर हॉस्पिटल में हम देखें अगर, तो जो मिडिल लेवल पर स्टाफ होता है वो किसको रिपोर्ट करता है, टॉप लेवल को, और जो लोअर लेवल पे होता है वो किसको रिपोर्ट करता है, मिडिल लेवल को। तो कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को ये अथॉरिटी है कि वो जाकर अपने हिसाब से किसी भी जगह से रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है, क्योंकि उसको ये उसकी जॉब है। उसको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो उसको अथॉरिटी भी, ये तो नहीं है ना कि वो जॉब मिल गई, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई, लेकिन जब अथॉरिटी की बारी आई, उसको रॉ मटेरियल परचेज करना हुआ, तो उसको पूछना पड़ रहा है किसी से। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसको अथॉरिटी भी है कि वो कहीं से भी कंपनी के लिए बेटर क्वालिटी का रॉ मटेरियल ख़रीद सकता है, सो दैट प्रोडक्शन कैन बी कंप्लीटेड। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी मैनेजर हायरार्की गेट्स क्रिएटेड चेन कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो। क्या होता है इसमें, स्केलर चेन जो हमने पढ़ा था कि यानी कि मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल को क्या करेगा रिपोर्ट, और मिडिल लेवल किसको रिपोर्ट करता है, टॉप लेवल को। The establishment of authority also help in creation of managerial level. The manager with maximum authority are considered a top manager. Managers with the less authority become part of middle level. जिनको ज़्यादा अथॉरिटी मिली होती है वो टॉप लेवल में काम करते हैं, और जिनको कम अथॉरिटी मिली होती है वो मिडिल लेवल में काम करते हैं। और मैनेजर्स विद मिनिमम अथॉरिटी, यानी कि जिनको बहुत कम अथॉरिटी होती है, वो किस में काम करते हैं, लोअर लेवल में। सपोज उसमें होगा इस आपके वर्कमैन जो होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको क्या अथॉरिटी होती है, सिर्फ कि वो सिर्फ वर्क चेक करें कि लेबर अपना काम सही से कर रही है या नहीं। अब रॉ मटेरियल किसने परचेज़ करना है, या रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करना है, या कोई मशीनरी इंस्टॉल करनी है, वो सारा काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजर का, यानी कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वहाँ पर लोअर लेवल मैनेजर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मिली है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना वर्क परफॉर्म करता है। सो आज हमने ये देखे कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 मेजर स्टेप होते हैं, जिनके थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम वीडियो में स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हमें ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग जब तक नहीं करेंगे हम एक्टिविटीज़ को, तो हमारा वर्क स्मूथली नहीं हो पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।